नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भागलपुर के तातारपुर में 3 मार्च को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और 10 मार्च को गोपालगंज के बथुआ बाजार ब्लास्ट मामले में एटीएस की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और बताया गया है कि इन्हीं की लापरवाही की वजह से विस्फोट हुए। दूसरी ओर एटीएस की रिपोर्ट और पुलिस की जांच में 2 अलग अलग बातें सामने आई है, उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात ये कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने से पहले ही जिस तरह से एटीएस ने रिपोर्ट पेश कर दी है उस पर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन एटीएस की रिपोर्ट कहती है कि ये लापरवाही का धमाका है और इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से जो ये जांच की प्रणाली है वो फिर से बिल्कुल गड़बड़ा चुकी है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की रिपोर्ट आ गई है और ये जो मेरे हाथ में आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये एटीएस का वही रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि इस जो दोनों धमाके की जो लापरवाही से ये धमाका हुआ है और इस धमाके में पुलिस प्रशासन को यहां पर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एटीएस की जांच रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें जो है वो सामने आई है। देखिए, जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ही विस्फोट लापरवाही की वजह से हुए हैं। जांच में एटीएस ने पाया है कि भागलपुर और गोपालगंज में स्थानीय स्तर पर ही बारूद जुटाकर रखे गए थे और थाना स्तर पर लापरवाही की वजह से दोनों धमाके हुए। एटीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विस्फोट का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बारूद की सप्लाई पश्चिम बंगाल से नहीं हुई है। साथ ही किसी अन्य राज्य से बारूद मंगवाने की बात से भी एटीएस ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। जबकि अपनी जांच में पुलिस ने कहा था कि बारूद पश्चिम बंगाल से मंगवाया गया था। भागलपुर और गोपालगंज में हुए बम विस्फोटों में काफी समानता है। दोनों विस्फोटों में किसी उच्च क्षमता के विस्फोटकों के अंश नहीं मिले हैं। सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत कुछ दूसरे तत्व मिले हैं। भारी मात्रा में बारूद के भंडारण और रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही बरतने की वजह से विस्फोट हुए। बड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को मिलाकर रखा गया था जिससे ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से ये दोनों विस्फोट हुए। दोनों विस्फोटों में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर के मिश्रण में विस्फोट की बात जो है वो सामने आई है। भागलपुर में इस मिश्रण को ऐसे स्थान पर रख दिया गया था जो काफी गर्म था। इससे भी पूरे मिश्रण में एक साथ भीषण धमाका हुआ और इतनी बड़ी क्षति हुई। वहीं गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में बड़े डिब्बे में मिश्रण को रखकर इसे लेकर युवक सीढ़ी चढ़ रहा था, तभी उसके हाथ से ये डिब्बा छूट गया था और उसमें धमाका हो गया। धमाके में युवक के शरीर के 3 टुकड़े हो गए थे और हाथ में ही डिब्बा चिपका मिला था। तो ये कुछ जानकारी थी जो एटीएस के रिपोर्ट में सामने आई है कि इन दोनों धमाकों का किसी भी साजिश से, किसी भी आतंकी साजिश से कोई नाता नहीं है और इन दोनों धमाकों को लेकर पुलिस प्रशासन पे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। और देखिए, अब सवाल उठता है कि एटीएस ने गड़बड़ी में क्या जांच रिपोर्ट को सौंपा है। एटीएस की जांच दूसरे राज्यों से नहीं आया बारूद, ये एटीएस की जांच में रखा गया है। सोडियम नाइट्रेट और सल्फर से विस्फोट धमाकों का आतंकियों से कोई संबंध नहीं है, ये भी एटीएस की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। इसके अलावा देखिए, हादसे की वजह से विस्फोट हुए पुलिस की जांच बंगाल से मंगवाया गया था। बारूद और सोडियम और सल्फर का जिक्र इस रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं है और अभी तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। विस्फोटकों के रखरखाव में लापरवाही बढ़ती गई है। एटीएस की ओर से ये सारी बातें कही गई हैं। वहीं देखिए, पुलिस की जांच और एटीएस की रिपोर्ट में अंतर क्यों है आखिर, ये एक बड़ा सवाल है। क्या रिपोर्ट देने से पहले एटीएस ने पुलिस से कोई संपर्क नहीं साधा, पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया गया? एफएसएल की रिपोर्ट से पहले आखिर एटीएस की रिपोर्ट कैसे आ गई? एक सवाल ये भी कि क्या एफएसएल की रिपोर्ट देखने से पहले ही एटीएस ने अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लिया था? क्या एटीएस ने हड़बड़ी में ये जांच रिपोर्ट सौंपी है? क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट और एटीएस की रिपोर्ट में साफ तौर पर अंतर नजर आ रहा है।
और देखिए, पिछले दिनों भागलपुर और गोपालगंज में हुए जोरदार धमाके से संबंधित एटीएस की जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। एटीएस ने इन धमाकों का संबंध किसी भी आतंकी या फिर नक्सली संगठन से होने की किसी भी आशंका को पूरे तौर पर खारिज कर दिया है। साथ ही बारूद की सप्लाई पश्चिम बंगाल या फिर किसी भी राज्य से होने की बात से भी एटीएस ने इनकार कर दिया है। हालांकि एटीएस ने इस पूरे मामले में संबंधित स्थानीय थानों और प्रशासन को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया है। इस जांच रिपोर्ट के बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पहले भागलपुर और फिर गोपालगंज में हुए जोरदार धमाके के बाद एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। एटीएस की समुचित जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय में पहुंच गई है। एटीएस ने इन धमाकों का ताल्लुक किसी आतंकी या नक्सली संगठन से होने की किसी भी आशंका से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। साथ ही इस बारूद की सप्लाई या इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात को भी एटीएस ने नकार दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इतनी मात्रा में बारूद का संग्रहण करके बिना लाइसेंस से पटाखों का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने को लेकर संबंधित स्थानीय थानों और प्रशासन को एटीएस ने दोषी ठहराया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि दोनों स्थानों, चाहे वो भागलपुर हो या गोपालगंज हो, इन घटनाओं में काफ़ी समानता है। दोनों मामले में स्थानीय स्तर पर बारूद से संबंधित सामान्य सामग्री का जुटान कर बड़ी संख्या में रखा जाना यह एक बड़ी लापरवाही है। एटीएस ने यह भी बताया है कि सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत ऐसे ही कुछ अन्य तत्व प्रमुख रूप से जांच के दौरान मिले हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही कई बार खरीदा गया था। अब जो एटीएस की जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय में पहुंची है, उसके बाद इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और यह जो माना गया है कि यह लापरवाही बरती गई है और लापरवाही के बाद ही इस तरीके से एक्सप्लोसिव जो बारूद था उसको जमा किया गया था। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वो गहन समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो तमाम तरह की आशंकाएं थी, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं निर्मूल साबित हुई हैं। यानी इन आशंकाओं को एटीएस ने खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस पूरे मामले में एटीएस की जांच रिपोर्ट आने के बाद कई जो अहम सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि भागलपुर एसएसपी ने जब खुद इस बात की जानकारी दी थी कि पश्चिम बंगाल से बारूद की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई जिक्र एटीएस की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे यही है सोनाली कि जिस तरह से ये पूरा धमाका हुआ, चाहे भागलपुर का मामला हो या गोपालगंज का, इन दोनों मामलों की जांच जो है वो एफएसएल भी कर रही है और एटीएस ने भी इसकी जांच की है। तो अभी एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, ये कहना है पुलिस मुख्यालय का। लेकिन एटीएस का रिपोर्ट आ गया है और उस एटीएस की जो रिपोर्ट है उनमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसमें सबसे अहम बात जो है वो यही है कि बिहार के बाहर से किसी दूसरे राज्य से विस्फोटक नहीं मंगाए गए थे, बारूद नहीं मंगाए गए थे। जबकि भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने आधिकारिक तौर पे ऑफ द कैमरा नहीं बल्कि ऑन द कैमरा उन्होंने ये कहा था कि कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से ये बारूद मंगाए जा रहे थे और इसका इस्तेमाल यहाँ पे जो अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी उसमें किया जा रहा था और उसी विस्फोट से, उन्हीं बारूदों के विस्फोट होने के कारण इतना बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज की भी जो जांच रिपोर्ट है एफएसएल की, वो भी अभी सामने नहीं आई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि एफएसएल की ये जो रिपोर्ट है वो प्राइमरी उनकी अपनी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट आनी बाकी है और उन्हीं रिपोर्टों की समीक्षा जो है, दोनों रिपोर्ट की समीक्षा बिहार पुलिस मुख्यालय अपने तरफ से करेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर एटीएस को इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी हड़बड़ाहट में एटीएस ने ये रिपोर्ट क्यों सौंपा पुलिस मुख्यालय को, इस पर अब सवाल उठ रहा है। क्योंकि एफएसएल सबसे सूक्ष्म जो जांच होती है वो ऐसे घटनाओं की वो एफएसएल की रिपोर्ट से ही उजागर होती है। तो वो रिपोर्ट जब अभी नहीं आई है और कहीं न कहीं मिल बैठ करके एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था। एफएसएल के अधिकारी दोनों जिलों के, भागलपुर और गोपालगंज के अधिकारी होते, एटीएस की टीम होती और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती तो कहीं न कहीं ये जो है रिपोर्ट धरातल पे सटीक साबित होती, ठहरती।
लेकिन फिलहाल चूंकि एटीएस का अपना इंडिपेंडेंट ये रिपोर्ट आया है, जिसे हम दिखाना भी चाहेंगे दर्शकों को कि इस रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख प्रमुख तौर पे किया गया है। तो हम बताते हैं कि इसमें सबसे अहम बात जो है वो यही है कि ये जो विस्फोट हुआ है इसके तार किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, चूँकि ये रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हमारे हाथ में आई है, तो इस रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम बता रहे हैं सिर्फ, बाकी चीज़ें तो आप बता ही रही हैं कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि विदेशों विशेषकर चीन में निर्मित पटाखों के स्थानीय व्यापार तथा परिवहन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये एटीएस ने सुझाव भी दिया है। सिर्फ एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में इन धमाकों के बारे में नहीं बताया, बल्कि आगे किस तरह से सतर्कता बरती जानी चाहिए उसके संदर्भ में भी लिखा है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को विशेषकर चौकसी बरतने का आवश्यकता है, तो ये एटीएस की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है दूसरे पेज जो हमने साझा किया है अपने चैनल से, जो जिसे आप दिखा भी रही हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 8वां जो लाइन है उसमें जो बातें लिखी गई है कि इस तथ्य पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए कि पटाखों के निर्माण के आड़ में रासायनिक पदार्थों, विस्फोटकों की आपूर्ति, असामाजिक देश विरोधी तत्वों को ना हो पाए, वो इसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो बातें न्यूज 18 लगातार कर रहा था, जिन बातों का चर्चा चाहे वो एडीजी मुख्यालय ने की, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यही कि पुलिस की जांच और एटीएस की रिपोर्ट में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? क्या पुलिस से संपर्क नहीं किया गया ये रिपोर्ट पेश करने से पहले? देखिए, मैं आपको पहले ये बताने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूँ कि जब भागलपुर में और गोपालगंज में एक ही तरह का बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, 15 लोगों की मौत भी हो गई और लगातार पुलिस के सीनियर अधिकारियों के द्वारा तुरंत कई बयाने आए और उन्होंने ये भी साफ कहा कि साहब ये संबंध वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड है। और अब अचानक एटीएस ने बहुत जल्द तेजी के साथ अपनी जो तहकीकात किया और उन्होंने बता दिया कि सोडियम नाइट्रेट और सल्फर का केवल मिश्रण इसमें था, लेकिन लापरवाही हुई और उन्होंने गर्मी और उन्होंने ये भी बता दिया कि कहीं से भी बाहर से ये सामग्री एक्सप्लोजिव नहीं आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी धमाके हुई तो आप मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि ये सामग्री आई कहां से, और इस सामग्री को इशू करते वक्त, बेचते वक्त क्या उनके पास इस बेचने की प्रक्रिया की पूरी लाइसेंस उनके पास थी? अगर नहीं थी तो ये कितने दिनों से इस तरह की कार्रवाइयां चल रही थी और ये बिहार के किस किस इलाके में उन्होंने सप्लाई किया है? ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोपाल में आपको कल सवेरे 3 बजे जेबीएम जो बांग्लादेश के बहुत बड़े आतंकी संगठन है उसके 4 और छत्तीसगढ़ में एक जो आतंकी है वो हिरासत में लिया गया है और एनआईए और एजेंसियां उसके ऊपर इंट्रोगेशन कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजी से जांच प्रक्रिया को पूरा करना कहीं हमारे राज्य के लिए कुछ अनावश्यक प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत जरूरी आपने कहा कि एटीएस और पुलिस की जांच पूरी तौर पे तालमेल के साथ होनी चाहिए थी। अगर जरूरत थी तो क्यों नहीं भारत की दूसरी एजेंसी, चाहे वो एनआईए हो या आईबी हो, इनका भी मदद लिया जाता। मैं कहना चाहता हूँ लगातार 6 महीने से ये धमाका प्रक्रिया चल रहा है, कभी गोपालगंज, कभी बंका और कभी भागलपुर। तो ये इतनी आसानी नहीं है। ठीक है, एटीएस एक संस्था है, उसके पास काफी नॉलेज हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी हमेशा शक से शुरू होता है और उस शुरू शक की जो बातें होती हैं तो कई चीजें ऐसी निकालती हैं जो आदमी अचंभित रह सकता है। ये जो आतंकवाद है ये बहुत साधारण नहीं है। ये बताया जा रहा है कि एक डेलिब्रेट लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवाद है और जो दुनिया को ग्रसित कर चुकी है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि एटीएस ठीक है बहुत जल्द इस बात पे पहुंच गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये पूरी सामग्री एक्सप्लोजिव की केवल बिहार से ही मतलब परचेज की गई हो। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक्सप्लोजिव 3 तरह से भरते हैं, एक खिंचाव से, एक दबाव से और एक इग्निशन से। लेकिन इस इग्निशन को गर्म इलाके में रख देना और विस्फोट हो जाना, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और सीढ़ी पर चढ़ते हुए अगर वो गिर जाता है और उसमें धमाका हो जाता है तो ये मैं भी इस दबाव को
बहुत सही मानने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है, एटीएस ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने सजेशन भी दे दिया, लेकिन केवल थाना स्तर पे की लापरवाही को उजागर करना सही नहीं हो सकता। इसके ऊपर और भी तहकीकात की जरूरत है और जरूरत पड़े तो पूरे सीमांचल और मिथिलांचल में उन जगहों को भी चिन्हित किया जाए जहां पे इस तरह की मतलब बेचने और खरीदने की प्रक्रिया होती है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। एटीएस हड़बड़ी में कोई चीज को निर्णय के ऊपर ना पहुंचे, ये मेरा अपना सजेशन है, क्योंकि हमें भी अपनी सेवा का कुछ अनुभव है और आतंकवाद के साथ। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हाल के दिनों में एक पिक्चर आ रही है कश्मीर फाइल्स, वो भी कई चीजों को उजागर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इन गलत एक्सप्लोजिवों से कोई ऐसी चीजें हो जाए जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचा दे। इन सभी बातों पर गौर करना निहायत जरूरी है और आपकी जागरूकता बहुत बढ़िया है और इस सटीक इंफॉर्मेशन से लोगों में एक जागरूकता होगी और अनावश्यक समस्याओं से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, और अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बैकुंठपुर जहरीली शराब कांड मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। बीमार एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब बढ़कर मृतकों की संख्या जो है वो 7 तक पहुंच गई है। एक टेरवा गांव के संजय सिंह जो हैं वो मृतक के तौर पर सामने आए हैं। गोरखपुर में इलाज चल रहा था। बैकुंठपुर के कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी में 4 थानों की पुलिस शामिल है। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां पर बीमार एक और व्यक्ति की मौत हो गई और अब मृतकों की संख्या जो बढ़कर वो 7 तक पहुंच गई है। तो एक डेरवा गांव का जो मृतक है संजय सिंह, और गोरखपुर में इलाज उनका चल रहा था और आज उनकी मौत हो गई। अब मृतकों की संख्या इस पूरे मामले में बढ़कर 7 तक पहुंच गई है। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां बेकाबू ट्रक ने 5 छात्रों को कुचल दिया है। 5 छात्रों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और जिन्हें कुचायकोट अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोपतपुर के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। कुचायकोट के भोपतपुर NH 27 पर यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर गोपालगंज से, और हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी ताजा जानकारी ये मिल रही है कि बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। और घटनास्थल पर पुलिस जो है कुचायकोट वो पहुंच चुकी है और जो ट्रक है, फिलहाल ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है, लेकिन जो छात्र है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये सभी छात्र भोपतपुर मध्य विद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। इन छात्रों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हादसे के बाद जो है घटनास्थल पर कोहराम मचा हुआ है। जी चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 5 बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे, वो घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।